हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 7 टिकट एल्बम करवाया था। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 झांसी की रानी का सार, प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए पार्ट 8 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका सार है। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया गया है। यह कविता सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थितियों की झलक देता है। अंग्रेज़ों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल हुई, जिससे सिंहासन हिल गए। राजवंश अंग्रेज़ों पर गुस्सा हो गए। गुलामी की के जंजीर में जकड़े जर्जर बूढ़े भारत में फिर से नया जोश का संचार हुआ। सभी राजा अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने फिरंगी यानी अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसकी यह कहानी हमें बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँहबोली बहन थी, जिनका बचपन का नाम छबीली था। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। उनका बचपन नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलते बीता था। वह अपने उम्र की लड़कियों को सहेली नहीं बनाकर बर्छी, ढाल, कृपाण और को वह अपनी सहेली मानती थी। उन्हें शिवाजी जैसे वीरों की कहानियाँ जवानी याद थी। कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेले हरबेलों के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी। लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह वीरता के अवतार लक्ष्मी या दुर्गा हैं। उनकी तलवारों की चोटें देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, खूब शिकार करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। वीरांगना छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। तब वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई थी। राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजी और खुशियाँ छा गईं, मानो वह झांसी में वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर आई हो। ऐसा लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया था, शिव से भवानी मिली हो। रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया। महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, किंतु समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर गए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों को चूड़ियाँ पहनना अच्छा नहीं लग रहा था और हाय रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव ने संतान मर गए। रानी शोक में डूब गई। झांसी का दीपक बुझ जाने के अर्थात राजा के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने तुरंत अपनी फौज भेजी, झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार उस वीरता वारिस रहित झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी के आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही है। जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया, तब रानी ने उनसे अनेक तरह के विनम्र प्रार्थना की, परंतु ये सब बेकार रहा। अंग्रेज जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तो वे साधारण व्यापारी थे। उस समय वे यहाँ के राजाओं की
दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेज़ी शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे परिस्थितियाँ उनके पक्ष में आ गईं। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे, उन्हीं को अंग्रेज़ों ने पैरों से ठुकराया है। अब अंग्रेजी राज्य की दासी थी और दासी के समान रहने वाली अंग्रेजी शासन की विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई थी, यानी अंग्रेजी साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया था। अंग्रेज़ों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। लखनऊ को भी उन्हें जीत लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया तथा नागपुर पर भी घातक हमला हुआ। इसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेज़ों के सामने न ठहर सके। सिंध, पंजाब, म्यांमार, बर्मा आदि का भी पतन हो गया। यही हालत बंगाल और मद्रास यानी चेन्नई की भी हुई। जिन राजाओं ने राजपाट छिने उनकी रानियां रनिवासों में रो रही थीं और जिन नवाबों की रियासत छिनी उनकी बेगम भी बहुत दुखी थी। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाज़ार में बिक रहे थे। अंग्रेज़ी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवरों और लखनऊ के प्रसिद्ध नौल के हार बाज़ारों में बिक रहे थे। वे गहने जो औरतें तथा रानियों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, दूसरों के हाथ बिक रहे थे। जब झांसी पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया तो झांसी को मुक्त करने के लिए प्रयास होने लगे। जो कुटिया में रहते थे वे बहुत दुखी थे और महलों में रहने वाले भी अपमानित महसूस कर रहे थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान भी था। वे अंग्रेज़ों से बदला लेने को तैयार थे। नाना धंधुपंत और पेशवा अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। उनकी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा में रणचंडी रूप को जागृत कर दिया था, अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थी। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। अंग्रेज़ों ने अपनी आज़ादी छीन लेने के बाद महलों में आग की तरह फैल रही थी, तो साथ ही झोपड़ी यानी गरीब वर्ग में भी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा था। आज़ादी प्राप्त करने का यह जोश जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी तो लखनऊ में भी लोग अंग्रेज़ी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। मेरठ, पटना, कानपुर में आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोग में यह बात भरनी थी, यानी उनको भी प्रेरित करना था। जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ आरंभ हुआ तो अनेक वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। इनमें नाना धंधुपंत, तात्या, अजीमुल्ला, अहमद शाह, मौलवी कुरकुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। आज़ादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज़ जुर्म अर्थात अपराध कहते हैं। हम अन्य प्रदेशों की बातें छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखते हैं, जहाँ लक्ष्मीबाई मर्दों से मर्द बनी खड़ी हैं, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धाओं के रूप में लड़ रही थीं। अंग्रेज़ों की ओर से लेफ्टिनेंट वॉकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला किया। रानी ने भी उसका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी थी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। धूल से आकाश ढक गया। अंग्रेज सेनापति घायल होकर भाग गया। उसने रानी की वीरता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गईं। इतना सफ़र करने के कारण उनका घोड़ा थककर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। वहाँ यमुना के किनारे फिर अंग्रेज़ रानी से हार गए। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर पर राजा सिंधिया अंग्रेज़ों का मित्र था। उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। रानी की जीत हुई, पर फिर अंग्रेज़ों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था।
उधर रानी को साथ उसके 2 सहेलियां कान्हा और मांद्रा भी आई थीं और उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा, परंतु तभी पीछे से यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गईं। लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे बढ़ गईं और सेना को पार करती हुई निकल आईं। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह भारी संकट था। रानी का नया घोड़ा उसे पार न करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और वीरगति को प्राप्त हुई। रानी स्वर्ग सिधार गई। अब उसकी अनोखी सवारी चिता ही थी। तेज से तेज मिल गया, अर्थात रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया। वह तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की थी और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई उससे लगता है कि मनुष्य नहीं कोई देवता थी। यह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी वो दे गई। कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, तुम तो स्वर्ग को जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपका योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आपका यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी न हो, कुछ भी न कहे और सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेज़ों द्वारा विजय प्राप्त कर भी ली जाए या वे झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, यानी आप तो अपने आप में ही अपनी याद का चिन्ह थी। तो इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं, जैसे भ्रकुटी तानना यानी क्रोध करना, गुमी हुई यानी खोई हुई, फिरंगी विदेशी, मन में ठानना पक्का इरादा करना, हर बोले हर व्यक्ति के मुंह से, कृपाण यानी तलवार, अवतार विशेष रूप में से जन्म लेना, पुलकित प्रसन्न, व्यूह रचना मोर्चा बनाना, दुर्ग तोड़ना यानी किला तोड़ना, भवानी यानी पार्वती, सुमट यानी अच्छे वीर, विरुदावली यानी प्रशंसा की कहानी, उदित हुआ यानी जगह, मुदित यानी प्रसन्न, कालगति यानी मृत्यु का चाल, काली घटा घेर लेना यानी मुसीबत आना, आश्चर्यपूर्ण यानी आंसुओं, अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरे हुए, रानी यानी पराई, अनुनय विनय यानी प्रार्थना, विषम यानी कठिन कठिन, पैर पसारना यानी विस्तार करना, काया पलटना यानी बदलाव आना, घात यानी आक्रमण, वज्रनियत यानी कि करारी चोट, बेजार यानी पीड़ित, सरेआम यानी सबके सामने, नौलखा बहुमूल्य हार, रणचंडा चंडी दुर्गा का एक रूप, आह्वान पुकारना, अंतरतम यानी हृदय, चेती यानी जागृत हो गई, लपेटे खाना छाना यानी भयंकर रूप से फैल जाना, उकसाना यानी प्रेरित करना, अभिराम यानी सुंदर, मुँह में खाना यानी हराना, वीर गति पाना यानी युद्ध में शहीद होना, दिव्य अलौकिक, मदमाती यानी मस्त करने वाली, अमिट यानी न मिटने वाली। तो अब इसका सरलार्थ करते हैं। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 झांसी की रानी पाठ से ली गई हैं। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन्होंने झांसी की रानी की वीरता का सुंदर वर्णन किया है। इसका सरलार्थ है। कवित्री कहती हैं कि अंग्रेज़ों की कुटिल नीति कारण देसी राजाओं के सिंहासन हिल गए थे। राजवंशों ने भ्रुकुटियाँ तान ली। उस समय ऐसा लगा जैसे बूढ़े भारत में फिर से जवानी आ गई हो। खोई हुई आज़ादी का मूल्य सबने जान लिया था। अंग्रेज़ों को दूर भगाने की ठान ली थी। 1857 में वह पुरानी तलवार चमक उठी थी। बुंदेलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। दूसरी पंक्तियाँ। इसका सरलार्थ है।
कवित्री कहती हैं कि उनका बचपन का नाम छबीली था। वह कानपुर के नाना धनुपंत की मुँह बोली बहन थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना व लक्ष्मीबाई साथ साथ पढ़ते और खेलते थे। बर्छी, कृपाण, ढाल, कटार आदि उसकी सहेलियां थीं। उसे शिवाजी जैसे वीरों की कहानियां जवानी याद थीं। हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से सुना था कि वे मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थीं। तीसरी पंक्ति है, इसका सरलार्थ है। कवित्री कहती है कि झांसी की रानी को चाहे लक्ष्मी क्यों कहो या दुर्गा कहो, उनकी तलवार चलाने की कुशलता को देखकर मराठे खुश होते थे। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना और शिकार खेलना उनका प्रिय शौक था। महाराष्ट्र में प्रतिष्ठित भवानी देवी इष्ट देवी थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। चौथी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। अब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गईं। राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे। सारे नगर में खुशियां छा गईं। मानो वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर वह झांसी आ गईं। उसका राजा से विवाह ऐसा था कि जैसा चित्रा और अर्जुन तथा भवानी और शिव का विवाह हुआ हो। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। पांचवी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। कवित्री कहती हैं कि लक्ष्मीबाई जब झांसी में आई तो उसके भाग्य का सितारा चमक उठा। महलों में उजाला छा गया, लेकिन शस्त्र उठाने वाले हाथों को चूड़ियां कब शोभा देती हैं। राजा की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। विधाता को दया भी नहीं आई। राजा निसंतान मर गए। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यह नहीं सुना था कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। छठी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। राजा के मर जाने के बाद गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसे झांसी हड़पने का अच्छा मौका मिल गया। उसने तुरंत अपनी सेनाएं भेजकर अंग्रेजी झंडा फहरा दिया। इस प्रकार लावारिस झांसी का ब्रिटिश वारिस बन गया। झांसी को पराया हुआ देखकर रानी की आंखों में आंसू आ गए थे। बुंदेलों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। सातवीं पंक्ति का सरलार्थ, अंग्रेजों ने किसी की दीनता भरी प्रार्थना नहीं सुनी। वे बड़े क्रूर थे। जब वे भारत आए तो साधारण व्यापारी थे। वे भारतीयों की दया पर निर्भर थे। जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना तो सारा रूप ही बदल गया। उसने भारत पर अधिकार करके बड़े बड़े नवाबों और राजाओं को पैरों तले रौंदा। झांसी की रानी अब अंग्रेज़ों की दासी थी। बुंदेलखंड के लोगों से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। आठवीं पंक्ति, सरलार्थ, अंग्रेज़ों ने दिल्ली के साथ लखनऊ को भी जीत लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया। नागपुर पर भी घातक हमला हुआ। इसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक को भी अंग्रेज़ों के समान ठहर न सके। सिंध, पंजाब, वर्मा आदि पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। यही हालात बंगाल और मद्रास के भी थे। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। नौवीं पंक्ति, इसका सरलार्थ है। जिन राजाओं ने के राजपाट छिन चुके थे, उनकी रानियां निवासों में रोती रहती थीं। नवाबों की बेगम दुखी थीं। उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार में बिकते थे। अखबारों में उनके कपड़े और गहनों की नीलामी की सूचना सरेआम छपती थी। नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलखा हार बाजारों में बिक रहे थे। इस प्रकार स्त्रियों के मान सम्मान को अंग्रेज ठेस पहुंचा रहे थे। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 10वीं पंक्ति का सरलार्थ है। अंग्रेज़ों के अत्याचार से कुटिया में रहने वाले और महलों में रहने वाले भी अपमान के दुख में थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान था। वे अंग्रेज़ों से बदला लेना चाहते थे। नाना धनुपंत पेशवा अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए युद्ध का सामना इकट्ठा कर रहे थे। छबीली ने भी युद्ध बोल दिया था।
इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय किया। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 11वीं पंक्ति का सरलार्थ है, देश को आज़ाद करने के लिए महलों तथा झोपड़ियों में रहने वाले के मन में क्या एक जैसी आग जल रही थी। देश को आज़ाद कराने के लिए ये भावना हृदय से निकल आई थी। झांसी, दिल्ली और लखनऊ में लोग अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। उधर मेरठ, कानपुर और पटना में भी देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया था। जबलपुर और कोल्हापुर में धीरे धीरे हलचल बढ़ रही थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 12वीं पंक्ति का सरलार्थ है, कवित्री कहती है कि जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ आरंभ हुआ तो उन अनेक वीर इस यज्ञ में मारे गए। सरनाम अहमद शाह मौलवी जैसे वीर थे। इन वीरों का नाम सदा अमर रहेगा। अंग्रेज़ों ने इस देशभक्तों को बलिदान को गद्दारी कहा। इन देशभक्तों को मृत्युदंड दिया गया था। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही सुना है कि मर्दों की तरह लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। 13वीं पंक्ति का सरलार्थ है, हमें तो अन्य प्रदेश की बातें छोड़कर झांसी के मैदान पर दृश्य देखना है, जहां पर लक्ष्मीबाई पुरुषों के वेश धारण कर लड़ी थी। अंग्रेज़ों ने वॉकर ने झांसी पर हमला किया। रानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ी सेनापति घायल होकर भाग गया। उसे रानी पर बड़ा आश्चर्य हुआ। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। पंक्ति का सरलार्थ, रानी झांसी से 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतना सफ़र तय करने के कारण घोड़ा मर गया। वह यमुना के किनारे अंग्रेज़ रानी से फिर से हार गए थे। कालपी जीतकर रानी आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेज़ों का मित्र था। रानी से हारकर उसे राजधानी छोड़नी पड़ी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 15वीं पंक्ति का सरलार्थ, रानी ने ग्वालियर जीत लिया था लेकिन अंग्रेज़ों की सेना में फिर से घेर लिया था। इस बार जनरल स्मिथ आया और युद्ध में हार गया। रानी की 2 सखियां काना और मंद्रा भी उनके साथ युद्ध में आई थी और उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा, परंतु पीछे से यूरोज में आक्रमण कर दिया था। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि मर्दों की तरह लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। 16वीं पंक्ति का सरलार्थ, लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह भारी संकट था। घोड़ा नया था, वह नाले को देखकर अड़ गया। तभी पीछे से अंग्रेज़ घुड़सवार आ गए। रानी अकेली थी और अंग्रेज़ों ने उस पर वार करने शुरू कर दिए। अंत में रानी घायल होकर गिर गई। वह वीर गति को प्राप्त हुई। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। कवित्री कहती हैं कि रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई और जब अब उसकी अनोखी सवारी चिता थी, तेज से तेज मिल गया। वह तेज की सच्चाई अधिकारी भी थी। अभी वह 23 साल की ही थी। वह मनुष्य नहीं, कोई अवतार ही थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें आज़ादी दिलाकर जीवित करने आई थी। वह हमें आज़ादी का सत्ता दिखा गई। वह हमें सीख सिखाकर चली गई। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 18वीं पंक्ति का सरलार्थ, कवित्री कहती हैं कि रानी के इस बलिदान को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनका बलिदान कभी न कभी समाप्त होने वाली स्वतंत्रता को जगाएगा। चाहे इतिहास चुप हो जाए, सच्चाई को नष्ट कर दिया जाए, चाहे हम बड़ी विजय पा लें, किंतु रानी को नहीं भुलाया जा सकता। आप अपने आप में ही याद का चिन्ह थी और आप अमर भी हो गई।
बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। तो अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई कै, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? और ख, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? इसका उत्तर है पहला, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने की घटना की ओर संकेत है। दूसरा, जिस प्रकार काली घटा के गिरने पर चारों ओर अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर चारों ओर निराशा रूपी अंधेरा छा गया। प्रश्न 2, कविता में दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? इसका उत्तर है भारत को बूढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय भारत की दशा अत्यंत जर्जर थी। जब 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने भारत को आज़ाद कराने का निश्चय किया था तो ऐसा लगा मानो जैसे बूढ़े भारत में फिर से जवानी आ गई है। प्रश्न 3, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो। यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन में से कैसे अलग था? इसका उत्तर है झांसी की रानी का बचपन का नाम मनु था। वह बचपन से ही तलवार, कटार, घुड़सवारी आदि चलाना जानती थी। जब ये बड़ी हुई तो इनकी शादी झांसी के राजा राव गंगाधर से हुई थी, किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा की मृत्यु हो गई थी और रानी विधवा हो गई थी। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने झांसी को अपना राज्य में मिलाने की सोची। तब रानी ने युद्ध करके झांसी को दोबारा अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेज़ों से युद्ध करते करते अंत में रानी को वीरगति को प्राप्त हुई। हमारा बचपन आराम वाला है, लेकिन रानी का बचपन कष्टों वाला था। उन्होंने गुड्डे गुड़ियों के खेल को छोड़कर तलवार आदि चलाना सीखा। प्रश्न 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। इसका उत्तर है कानपुर के नाना साहेब वीर शिवाजी, अर्जुन, तात्या टोपे, नाना धनुपंत, पेशवा अली, अजीमुल्ला, सरनाम, कंवर सिंह आदि। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियां जीजाबाई, रजिया सुल्तान, अहल्याबाई आदि। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राजवंशों के भ्रुकुटी तानने के तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राजवंशों के भ्रुकुटी तानने पर क्या हिल उठे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सिंहासन। प्रश्न 2, आज़ादी की कीमत किसने पहचानी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सभी ने। प्रश्न 3, झांसी की रानी की कवित्री कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 4, झांसी की रानी की कहानी किसके मुंह से सुनी गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बुंदेलों के। प्रश्न 5, लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मोरोपंत। प्रश्न 6, लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कानपुर के नाना साहब। प्रश्न 7, रानी की तलवारबाजी देखकर मराठे क्या होते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पुलकित। प्रश्न 8, कवित्री की ने मर्दानी किसे कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई को। प्रश्न 9, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, झांसी। प्रश्न 10, डलहौजी ने किन्हें अपने पैरों के नीचे ठुकराया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राजाओं नवाबों को। प्रश्न 11, लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं ज़ुबानी याद थीं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शिवाजी को। प्रश्न 12, लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गंगाधर राव के साथ। प्रश्न 13, रानी को क्या पसंद था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, किले तोड़ना। प्रश्न 14, सिंहासन हाथ में आने पर किसकी काया पलट गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डलहौजी की। प्रश्न 15, रानी के पीछे से हमला किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हीरोज ने। प्रश्न 16, कालपीक पर विजय पाने के बाद रानी कहाँ गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ग्वालियर। प्रश्न 17, आग की लपटें कहाँ कहाँ छाई हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी आसी की चेली, दिल्ली की जेली, लखनऊ। प्रश्न 18,
रानी के गहने कपड़े कहाँ कहाँ बिकते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता में। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 9 जो देखकर भी नहीं देखते करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।